नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी लाइफ पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समास। ये हिंदी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से सभी परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा समास होता क्या है। तो लिखा है समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण माने क्या होता है? छोटा रूप। किसी वाक्य का छोटा रूप जो होगा वही हमारा समास होगा। इसकी लिखने वाली परिभाषा होती है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। कहने का मतलब जब दो या दो से अधिक शब्द मिल जाते हैं वहाँ से जो एक नया शब्द बनता है जिसका कोई एक सार्थक अर्थ निकलता हो वो हमारा समास कहलाता है। तो इतना क्लियर हो गया ना कि समास किसे कहते हैं। अब कुछ इसके उदाहरण देख लें। जैसे लिखा है रसोई घर, तो ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना, तो इसका क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर। फिर दूसरा है हमारा नील गाय, तो ये हो जाएगा नीले रंग की गाय। ये हो गए हमारे समास के उदाहरण। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लें जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि लिखा है आप देख सकते हैं, समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे हम समस्त पद भी कहते हैं। तो कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि सामासिक पद किसे कहते हैं, तो आपको बात याद रखना है समास के नियमों से निर्मित शब्द जो होगा वही हमारा सामासिक शब्द होगा। इसे हम समस्त पद भी कहते हैं। अगर समस्त पद पूछेगा तब भी आपको ही लिखना है, अगर सामासिक पद पूछेगा तब भी आपको ही लिखना है। अब देखते हैं समास के भेद। समास हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो समास जो हमारे होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला समास हमारा होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु, चौथा द्वंद्व और पांचवा कर्मधारय, आखिरी होता है हमारा बहुब्रीहि समास। अब इन 6 समासों को हम एक एक करके बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इसी में से एग्जाम्पल पूछ लेगा। आपके सामने एक वाक्य रख देगा और आपसे पूछेगा कि इस वाक्य में कौन सा समास है, तो आपको पहचान कर बताना है, जिसके लिए आपको इन समासों को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने पहले समास की तरफ जो कि है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होता है वो हमारा होता है प्रधान, यानी जो पहला पद होगा वो दूसरे पद की प्रधानता बतलाएगा। और पूरा का पूरा पद क्या होता है? हमारा अवयव होता है। पूरा का पूरा पद हमारा अवयव होता है। और इसमें पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। अच्छा, उपसर्ग और प्रत्यय अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक स्प्लिट वीडियो बनाकर आपको उपसर्ग और प्रत्यय क्लियर करा दूंगा। उपसर्ग जो लगा होता है कौन कौन से होते हैं? जैसे आ है, बड़ा आ, अनु, प्रीत, हर, भर, नी, निर, यथा, यावत आदि उपसर्ग शब्द का बोध होता है। किसमें होता है? अव्ययी भाव समास में उपसर्ग का बोध होता है। जो कौन कौन से उपसर्ग? जो उपसर्ग आपको इसमें बताए गए। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो जैसा कि पहले लिखा है आज जन्म, इसका मतलब क्या होता है? जन्म पर्यंत। दूसरा है हमारा यथाविधि यानी कि अवधि के अनुसार। तीसरा है हमारा यथाक्रम यानी कि क्रम के अनुसार। इसमें आप लोग देख लोगे जितने भी शब्द होंगे सब में कोई ना कोई एक उपसर्ग लगा है। उसके बाद बेकसूर ये है, फिर निडर है। तो ये सब जो हमारे उदाहरण होंगे ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे। अच्छा, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें आपको कि जो अव्ययी भाव समास होते हैं वे उपसर्ग होते हैं। अव्ययी भाव समास में उपसर्ग होता है। अगर किसी समास में उपसर्ग होता है तो वो समास है हमारा अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं अपने अगले समास की तरफ जो कि है हमारा तत्पुरुष समास। तो जैसा कि आप देख सकते हैं तत्पुरुष समास वे समास होते हैं जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। देखो अव्ययी भाव में क्या था? पहला पद प्रधान था, लेकिन जो हमारा तत्पुरुष है इसमें हमारा दूसरा पद प्रधान होगा। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 प्रकार चिन्हों का प्रयोग करते हैं। देखो इसमें जो कर्ता है और संबोधन है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो याद होगा आपको, क्योंकि ये 5, 6, 7 में भी पढ़ा है। देखो कि कर्ता ने कर्म को करण से इस जो कारक को पहचानने के चिन्ह होते हैं ना, तो वही होता है कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 प्रकार के चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध कारक, अधिकरण कारक। ये जो हमारे 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है ये हमारे तत्पुरुष कारक में प्रयोग होता है, तत्पुरुष समास में प्रयोग होता है। अब चलते हैं इसके कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय यानी कि विद्या के लिए घर। फिर राजा पुत्र, तो ये हो जाएगा राजा का पुत्र। वैसे हमारा मुंह तोड़, तो मुंह को तोड़ने वाला। ऐसे है चिड़ी मार, तो चिड़िया को मारने वाला।
अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो इतना क्लियर हो गया ना कि तत्पुरुष समास में क्या होता है, तो तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होगा। तो ये हो गया हमारा तत्पुरुष समास। चलते हैं अपने नेक्स्ट समास की ओर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट समास क्या है। तो वो है हमारा द्विगु समास। अब द्विगु समास हमारा क्या होता है, तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और विग्रह करने पर समूह का बोध होता है। जैसे मैंने कह दिया त्रिलोक, पंचवटी, तो इस सब जो हमारे समास होंगे ये सब द्विगु समास होंगे। यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखना है कि द्विगु समास में हमें संख्या का बोध होता है। संख्या कोई भी हो सकती है, उसमें हमें संख्या का बोध अगर किस भी समास में होगा तो वो समास हमारा द्विगु समास होगा। अच्छा, उदाहरण देखते हैं। हमारे उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, नवरात, 9 रातियों का समूह, अठन्नी, 8 आनों का समूह, दुस्ती, 2 सूतों का समूह। तो ये सब में अगर आप सही से देखो तो सब में चिन्हों का आ रहा है भाई, इसमें संख्याएं आ रही हैं, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा। तो जिन समासों में संख्याएं आती हैं वो हमारे द्विगु समास होते हैं। तो द्विगु समास भी क्लियर हो गया ना। अब देखते हैं हमारा अगला समास कौन सा है। तो अगला समास है हमारा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पर बीच में और या ये चिन्ह हमारा आता है, यानी या आता है या फिर और आएगा। इसका बोध होता है किस समास में, द्वंद्व समास में। तो इतना क्लियर हो गया ना। अच्छा, अब यहाँ से देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो द्वंद्व समास में होता है संयोजक चिन्ह होता है। संयोजक चिन्ह आपको पता है, ये इस तरह लगता है संयोजक चिन्ह। ये होता है संयोजक चिन्ह, जैसा कि इसमें लिखा भी है, ये होता है संयोजक चिन्ह। जितने भी द्वंद्व समास होंगे सब में संयोजक चिन्ह हमारा लगा होता है। देखते हैं उदाहरण, जैसे कि लिखा है पाप और पुण्य, तो सब में और आया ना, ये हो गई हमारी रटने वाली बात। तो चिन्ह आया कि नहीं आया, चिन्ह भी आया। दूसरा हो गया हमारा सीताराम, सीता और राम, ऊंच नीच, ऊंचा और नीचा, खरा खोटा, खरा या खोटा। तो ये सब जो हमारे होते हैं ये होते हैं हमारे द्वंद्व समाज। द्वंद्व समाज में क्या होता है, तो द्वंद्व समाज में हमारा और आता है या आता है। तो इतना क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं अपने अगले समास की तरफ। अगला समास हमारा देखते हैं क्या है। तो अगला समास है हमारा कर्मधारय समास। देखो, कर्मधारय समास और एक होता है बहुब्रीहि समास। इन समासों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, तो इसको हमको अच्छे से पढ़ना है। तो पहला है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं, इसमें समस्त पद समान रूप से प्रधान होते हैं। कहने को जितने भी पद होंगे वो समस्त रूप से प्रधान होंगे। इसके लिंग वचन भी समान होते हैं, भाई लो लिंग वचन भी समान होते हैं। इस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, यानी कि जो इस पद में पहला पद होगा वो विशेषण होगा और दूसरा पद हमारा विशेष होगा। विग्रह करने पर कोई नया शब्द नहीं बनता है। अगर इन समासों को आप विग्रह करोगे तो कोई नया शब्द नहीं बनेगा, लेकिन जो बहुब्रीहि है उसमें समासों का अगर विग्रह करोगे तो उसमें वहाँ पर नया शब्द बनता है। अच्छा, नोट देख लेते हैं कि हमारा नोट क्या है। तो नोट है हमारा कर्मधारय समास में युक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। तो इतना क्लियर हो गया ना कि किसका बोध होगा, तो युक्ति या किसी वस्तु, किसी व्यक्ति आदि की विशेषता का बोध होगा कि उसके अंदर यह विशेषता है। देखते हैं एग्जाम्पल हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा चंद्रमुख, अर्थात चंद्रमा के समान मुख। दूसरा दही बड़ा, तो दही में डूबा हुआ बड़ा। ये भाई दही बड़ा की इस विशेषता है ना कि दही में जो डूबा है वही तो दही बड़ा है, तो ये हो गई विशेषता। दूसरा हो गया हमारा गुरुदेव, यानी कि गुरु रूपी देव, ये भी हो गई विशेषता। तो जिसमें विशेषता बतलाई जाती है तो वो सब हमारे कर्मधारय समास होते हैं। अगला जो समास है हमारा वो है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, इस समास में कोई पद प्रधान ना होकर अन्य पद की प्रधानता बतलाता है। अभी मैंने बताया ना कि यहाँ पर विशेषता तो बताई जाएगी लेकिन किसी तीसरे पद की विशेषता बतलाई जाएगी, वो होता है हमारा बहुब्रीहि समास। विग्रह करने पर नया शब्द निकलता है। अभी मैंने बताया कि जब आप समासों का विग्रह करोगे तो वहाँ पर नया शब्द तीसरा पद निकलेगा। पहला पद विशेषण नहीं होता है, विग्रह करने पर समूह का बोध भी नहीं होता है। देखते हैं इसके कुछ उदाहरण हमारे कौन कौन से उदाहरण हैं। उसके पहले कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान ले क्या कि बहुब्रीहि समास के अंतर्गत शब्द का विग्रह करने पर नया रूप बनता है तथा नया नाम सामने आता है। यानी कि बहुब्रीहि समासों का अगर हम विग्रह करेंगे तो नया रूप बनेगा और नया नाम भी सामने आएगा। जैसे त्रिनेत्र,
तो 3 नेत्र किसके हैं? जैसा कि आपको पता है 3 नेत्र होते हैं भगवान शिव के। तो भगवान शिव तीसरा नाम आया ना। अगर यहाँ बात करें हम शब्द की, तो शब्द था हमारा त्रिनेत्र, लेकिन यहाँ पर आ कौन गया? यहाँ पर आ गया भगवान शिव, यानी कि तीसरा व्यक्ति आ गया, नया नाम आ गया। अच्छा, नेक्स्ट है वीणा पाणी। तो वीणा पाणी, वीणा कौन लिए रहता है? माता सरस्वती, जो कि ज्ञान की माता है। तो वीणा पाणी हो गए सरस्वती। अगला है हमारा श्वेतांबर। तो श्वेतांबर मतलब क्या होता है? ये भी होती है हमारी सरस्वती माता। फिर गजानन, गजानन का मतलब होता है किस हाथी के समान मुख किसका है? तो वो है हमारा भगवान गणेश का। तो ये होते हैं हमारे समास। हमने समास को अच्छे से पढ़ लिया है। अब इम्पॉर्टेंट एक टेस्ट लगाएंगे हम लोग अगली वीडियो में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।